हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए, सो आई एम ओमवीर सिंह और मैं आपको सीए फाउंडेशन में जो टॉपिक सब्जेक्ट है आपका, वो है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, पढ़ाने वाला हूँ मतलब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसमें से बहुत सारी चीजें आप खुद पहले से जानते हैं, तो जस्ट क्योंकि ये पेपर हमारा जो टोटल पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें हम जो है शॉर्ट ट्रिक्स मतलब मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और करेक्ट ऑप्शन के लिए आपको मिलता है जी +1, और अगर इनकरेक्ट हो जाए तो आपको मिलता है -1/4, यानी 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पेपर है जी। सो इसमें आपका बिजनेस मैथमेटिक्स जो पहला पोर्शन है वो आपका 40 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके चैप्टर 1 to 8 रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग आपका 20 मार्क्स आता है, जिसके चैप्टर आपके 9 to 13 यानी कि 5 चैप्टर्स हैं। और स्टैट्स आपका है 40 मार्क्स अगेन, जिसके चैप्टर्स होंगे 14 to 19। ठीक है जी। तो ये बेसिकली पैटर्न होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का। ये चैप्टर 1 to 8, 9 to 13 एंड 14 to 19, मतलब इन टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं जी? 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन्हीं से आपका 100 मार्क्स बनता है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हर एक चैप्टर की वेटेज 4 मार्क्स है, बट बहुत सारे चैप्टर्स लेंदी है तो उनकी वेटेज 10 मार्क्स भी है, 12 मार्क्स भी है। कुछ चैप्टर्स की वजह 2-3 मार्क्स भी होती है, तो ऑन एन एवरेज इस तरीके से इसमें आता है। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। और तो आप सबको ऑप्ट नहीं कर सकते, सारे सारे क्वेश्चंस को आप मतलब हेड एंड टेल या कुछ भी पर्ची फेंक करके आप नहीं कर सकते, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उससे पहले सब्जेक्ट का तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कुछ चीजें। जनरली जो बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो आता है नॉन मैथ्स वाले बच्चों का आता है। किसका आता है जी? नॉन मैथ्स, जिन लोगों ने 10th में मैथ्स को बाय बाय बोल दिया था। जिन्होंने बाय बाय बोल दिया था कब? 10th क्लास में। 10th क्लास में बाय बाय बोल के आ गए, पता नहीं था सर सीए करेंगे फाउंडेशन में मैथ्स मिलेगा। ऐसे बच्चे बहुत सारे होते हैं, सर मैं तो नॉन मैथ्स हूँ। तो वो अपने आप को, पहली बात तो मुझे नहीं लगता सही कि वो नॉन मैथ्स बोले अपने आप को, क्योंकि उन्होंने मैथ्स तो पढ़ा है। नॉन मैथ्स का मतलब मैथ्स पता ही नहीं है आपको, तो उसको तो हम करेंगे नॉन मैथ्स। मतलब किसी ने क्लास 1 से मैथ्स नहीं पढ़ा, नॉन मैथ्स। तो नॉन मैथ्स मेरे हिसाब से वो कहना ठीक नहीं होता है। हाँ, उन्होंने 10th में मैथ्स छोड़ दिया है, ठीक है। तो उन बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर मेरा तो मैथ्स ही नहीं था मेरे पास 10th 11 12th में, तो मैं क्या करूं, क्या मैं सीए फाउंडेशन पास कर पाऊंगा? जी। दूसरा क्वेश्चन जनरली आता है, मैं सबको एक एक डिस्कस करूंगा। सर इंटरेस्ट ही नहीं है, नो इंटरेस्ट इन मैथ्स। सर मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। सर सब्जेक्ट बचपन में नर्सरी केजी जब भी रिजल्ट शुरू हुआ, क्या बोलते थे सर समझ ही नहीं आया। उसमें गलती आपकी थोड़ा कम रहती है। जनरली क्या होता है कि मैथ्स के बारे में कहानियां बड़ी भूत वाली, भूत के जैसी कहानियां हैं कि भूत के पैर टेढ़े होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, वैसी कहानियां इसमें की गई हैं। तो मैथ्स जितना मुश्किल दिखाया गया है, जितना डिफिकल्ट दिखाया है, उतना मुश्किल है नहीं। बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो दूसरा क्वेश्चन जनरली बच्चों का आता है, सर मैथ्स में तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सर हम कैसे पास कर पाएंगे? तीसरा क्वेश्चन जनरली बच्चों का आता है, सर सब ठीक है, मैथ्स भी था, इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन जब पेपर आता है सर डर की वजह से सब भूल जाते हैं, फियर ऑफ मैथ्स है। सर फोबिया सा है मैथ्स का। क्लास में पढ़ते हैं समझ आ जाता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी है, सर मैथ्स भी था 11 12th में, लेकिन सर फियर बहुत है। जब एग्जाम में जाते हैं
तो क्या होता है सर, सब फॉर्मूले की खिचड़ी बन जाती है, भी सीखा होता है सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन जनरली बच्चों का ये आता है, और एक क्वेश्चन जनरली बच्चों, इससे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जनरली बच्चे जो क्वेश्चन कॉमनली मुझसे करते हैं। एक कहते हैं सर वाई मैथ्स, हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादा लेना नहीं, वाई मैथ्स इन सीए। सर क्यों पढ़े हम इधर मैथ्स को, क्यों पढ़ा रहे हैं, हमने छोड़ दिया था, बाय बाय बोल दिया था, तो फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं सर, जरूरत। सर बहुत बच्चे खुद ही आंसर कर देते, सर फाउंडेशन पास करना तो मैथ्स करना पड़ता, नहीं, मैथ्स बड़ा ही सब्जेक्ट है, बड़ा ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि आपके जब आप जाएंगे इंटर में जाएंगे, सब्जेक्ट आता है जैसे कॉस्टिंग है, तो कॉस्टिंग में जो आप जब कॉस्टिंग निकालेंगे तो वहां बहुत लॉजिक्स यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अगर आपने अभी से अच्छे से किया होगा तो ऐसे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कॉस्टिंग है, फाइनल में आपका एक पेपर होता है एसएफएम, ठीक है, तो वहां पर मैथ्स के फंडे, मैथ्स के लॉजिक, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प करते हैं उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में भी, प्लस वहां पर अच्छा करने में भी। ठीक है जी, तो मैथ्स डालाता, और मैथ्स का यूज बेटा बहुत जगह है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली बहुत जगह है। तो मैं अभी बता रहा हूं, जैसे सर मैथ्स नहीं था, ठीक है, नॉन मैथ्स वाले, अब यहां पर मैं बताऊं नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली 4 टॉपिक गिनती के ऐसे हैं, ओनली 4 टॉपिक्स जो 11th और 12th के बेस पर हैं। 2 टॉपिक हैं जी आपके, 2 टॉपिक किसमें है, मैथ्स में, एक है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़े हुए होंगे, नॉन मैथ्स वाले बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक ही ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को तो आप मैथ्स कह सकते हो, लेकिन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो तो ऑलमोस्ट क्या है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल रीजनिंग जैसा प्रैक्टिकल है, आप वर्क करता है। सब 3 बुक रखी हुई है कहीं पर सेल्फ में, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर मैं पहली बुक ले लूं, फिर दूसरी ले लूं, या तीसरी, या 2 बुक में से कॉम्बिनेशन बना करके ले लूं, ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है जी, तो नॉन मैथ्स वालों के लिए 4 टॉपिक ऐसे हैं, 2 हो गए मैंने बताया मैथ्स में, बिजनेस मैथ्स में, रीजनिंग सबके लिए कॉमन है, ना ही मैथ्स वालों ने पढ़ा है ना ही नॉन मैथ्स वालों ने पढ़ा है, तो रीजनिंग का तो टेंशन ही नहीं लेना चाहिए। और रीजनिंग तो इंस्टीट्यूट ने जो लेकर के आया उसका पर्पज ये था कि आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, प्लस आपका स्कोर सही हो जाए। जो थोड़ा बहुत फियर मैथ्स में होता था कि सर मैथ्स और स्टैट्स है, तो ये स्कोरिंग के लिए आपको दिया है। 20 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स बहुत एवरेज आता है, मोस्टली बच्चे 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेते हैं। 5 मार्क्स के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि हम साथ साथ में करेंगे। 2 टॉपिक आते हैं आपके जी किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी और दूसरा आता है आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 टॉपिक, अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपने 10th तक तो पढ़ा हुआ होता है, हाँ 11 12th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना ही मैथ्स वालों ने पढ़ा हुआ है, तो आपने भी नहीं पढ़ा, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों इक्वली स्टेप, दोनों एक इक्वली खड़े हुए हैं आप वहां पर। तो उसमें क्या होता है, वो टॉपिक अपने आप में बहुत आसान है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 थ्योरी बेस्ड होते हैं, बाकी न्यूमेरिकल 1 या 2 स्टेप के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो नॉन मैथ्स वाले बच्चों को बिल्कुल भी फियर करने की जरूरत नहीं है। तो 4 टॉपिक में से अगर मैं बोलूं, तो अगर देखें तो मात्र 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 11 12th वालों ने आपसे, जिनके पास 11 12th में मैथ्स था, आपसे एक्स्ट्रा पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो फियर वाली बात नहीं है। दूसरा फियर नॉन मैथ्स वालों को आता था, सर एक तो किसका पार्ट होता था नॉन मैथ्स वालों को, सर कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन हमारी आती थी, फ्रैक्शन आ गया सर, रूट आ गए, ये सर जब ये आते थे तो हम लोग फंस जाते थे, सर 1/2 1/3 प्लस करना है माइनस करना है, सर बड़ा कंफ्यूजन, एलसीएम लेना है क्या करें, √3 आ गया, रूट में पाई लिख दिया, एक्सेट्रा कुछ ऐसा लिख दिया। सर इस टाइप की कैलकुलेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने हमें दे दिया है क्या जी, कैलकुलेटर। क्या दे दिया है, कैलकुलेटर। 12th में कैलकुलेटर नहीं था, यहां कैलकुलेटर दे दिया, तो कैलकुलेशन की टेंशन किस पे चलेगी हमारी, कैलकुलेटर पर चली गई है जी। तो कैलकुलेशन का तो कोई इधर हेडेक लेना ही नहीं है,
सारी कमांड्स आपको समझाई जाएंगी, ठीक है, कैलकुलेटर ट्रिक बताई जाएंगी, वो जितनी भी फियर थे कैलकुलेशन वाले वो सब किससे सॉल्व हो जाएंगे, कैलकुलेटर से। दूसरा मैथ का जो फियर पॉइंट होता था वो होती थी ट्रिगो। जिन लोगों ने 10th में ट्रिगो पढ़ी और वो कुछ समझ ही नहीं आई, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मैथ छोड़ते हैं। ट्रिगो समझ नहीं आ रहा होता तो बच्चे कहते हैं अरे छोड़ो ये तो दुखी करेगा। ऊपर से टीचर बता देते हैं बेटा ट्रिगो नहीं आती तो मैथ ही छोड़ दे, तो बच्चा कहता है सर ये वाली बात ज्यादा अच्छी है कि ट्रिगो नहीं आती तो मैथ छोड़ दो। ट्रिगो कॉमर्स में कोई रोल प्ले ही नहीं करती है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉमर्स में कोई रोल प्ले नहीं, कॉमर्स मतलब सीए में कोई रोल नहीं है, बीकॉम में कोई रोल नहीं है, कॉमर्स इंडस्ट्री में इसका कोई रोल नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री हट गई, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर है ही नहीं। दूसरा फियर आपका खत्म हो गया, ठीक है जी। जब ये दो फियर खत्म हो गए तो क्या प्रॉब्लम बचेगी, अब आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर चली गई, ट्रिग्नोमेट्री यहां से हटा दी गई, ठीक। तीसरी प्रॉब्लम और आती थी, सर प्रेजेंटेशन में ना हमें समझ नहीं आता किधर लेट करना है और कहां पर, सब अपनी मर्जी से टीचर लेट कर लेते थे, कभी कभी लेट नहीं करते थे, कभी एक्स मान लिया कभी वाई मान लिया, सर अपनी मर्जी से करते रहते थे। तो सर जब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इधर प्रेजेंटेशन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान देना नहीं है, यहां तो आंसर निकालना है, हमने शॉर्ट ट्रिक समझनी है। हम कई बार तो आंसर निकालेंगे ही नहीं, हम अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, 10th क्लास में सबने पढ़ा था इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर चार चार मेथड पढ़ाए जाते थे, सर ग्राफिकल मेथड अलग, पॉइंट निकाल के ग्राफ बनाओ, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सर उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे सर कौन सा मेथड किधर लगाऊं। अब यहां पर मैं बताऊं, जब भी इक्वेशन सॉल्व करने आएगी आपको मेथड ही नहीं लगाना है, आपका आंसर तो ऑलरेडी ऑप्शन में होगा। जब ऑप्शन में होगा तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके देख लो, कैलकुलेटर पास में है, वेरीफाई करो, आपका आंसर जिससे मैच हो गया वही आंसर करेक्ट है। तो जो वहां पर प्रॉब्लम होती थी प्रेजेंटेशन की, एक्स लेट किया वाई लेट किया, इधर से पुट उधर किया, उधर से इधर पुट किया, बच्चा कंफ्यूज रहता था सर कहां से निकालूं किधर मैं इसको पुट करूं, समझ ही नहीं आता था, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। तो ये तीसरी प्रॉब्लम भी यहां पर सॉर्ट हो गई है। तो सर अब इसके तो बेटा मेरे हिसाब से कोई फियर नहीं बचना चाहिए, कोई नॉन मैथ्स वाली जो एक डिस्टिंग्विशन है वो भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, वो सब खत्म हो गया है। और रही बात इंटरेस्ट की, जो चीजें हमें समझ में आने लगती हैं तो वहां पर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ये आप भी जानते हैं, जैसे जैसे चीजें समझ आती हैं आपका इंटरेस्ट डेवलप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हम भी कोशिश करेंगे उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की, ठीक है, और पढ़ाने की क्या ज्यादा बेटर होगा, हम इंटरेस्टिंग वे में उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे, कुछ आप मुझे सिखाओगे कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो साथ में हम डिस्कस करके करेंगे। द माई वे ऑफ टीचिंग इज डिस्कसिंग, जो आपको आता है वो भी, उसमें तो मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जो जिस जहां पर डिफिकल्टी है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं जी। तो ये जनरली कुछ, तो ये मैं सारे आई थिंक सबको एड्रेस कर चुका हूँ। सीए का रोल, सीए में मैथ्स का रोल डायरेक्टली नहीं है बेटा, इनडायरेक्टली बहुत जगह है, जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट के नाम लिए। तो आई थिंक जो आपकी प्रॉब्लम थी आप मेरे हिसाब से वो नहीं रहेगी, ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में सीखेंगे, तो ये हो जाता है जी। चलिए, तो मेरा जो बेसिकली पढ़ाने का मोटो है वो बेसिकली है, जो आपका मैथ्स, जो आपको मैथ्स क्या लगता था, मुश्किल लगता था जी, मेरा टारगेट होता है उसको मजेदार बनाना। क्या बनाना जी, मजेदार, मतलब मेरा ये प्रिंसिपल है कि आपको जो मुश्किल लगता है उसी को मुझे मजेदार बनाना है, समझ रहे हैं। तो मैथ्स मुश्किल टू मजेदार, ये हमारी जर्नी है, मैथ्स मुश्किल टू मजेदार। जब आपको मजा आएगा तो डेफिनेटली आप उस मैथ्स को अच्छे से करेंगे। तो ये मेरा बेसिकली थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करना था। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा सा क्या काफी मोटिवेशन मिला होगा, और आप जो फियर है, जो भी नॉन इंटरेस्ट नॉन मैथ्स एक्सेट्रा जो भी आपके दिमाग के कंफ्यूजन से वो ऑलमोस्ट शांत हो गए होंगे। बाकी क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे वो सब चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा है मैथ्स मुश्किल टू मजेदार वाली जर्नी। चलिए, सो हैप्पी लर्निंग।
विद आईजीपी। ठीक है, तो हमारा मोटो ये है कि आप मजेदार तरीके से चीजों को सीखें। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू, इतना ही मुझे इसमें बोलना था। चलिए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। तो पहला, जैसे कि मैंने बताया था, बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स में हमारे चैप्टर हैं 1 to 8, 1 to 8। तो उसमें जो चैप्टर वन है वो चैप्टर आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। तो पहले चैप्टर में आपके 4 टॉपिक्स हैं, बेसिकली 4 टॉपिक हैं। पहला रेशियो, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा इंडाइसिस, चौथा आपका है लॉगरिथम। और इस चैप्टर की वेटेज एग्जाम में बहुत अच्छी खासी है, 8 to 12 मार्क्स है। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट। और कैलकुलेशन, जो मैं कैलकुलेटर ट्रिक की बात कर रहा था, इसी चैप्टर में हम बहुत सारी कैलकुलेटर ट्रिक समझेंगे। जो आपका फियर था कैलकुलेशन का, उसको हम रिमूव करने की कोशिश इसी चैप्टर में करेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स समझेंगे। ठीक है जी, तो 8 to 12 मार्क्स है, काफी इजी टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे पहला वाला रेशियो। रेशियो, तो रेशियो आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं रेशियो को, लेकिन सबने कॉमर्स में तो पढ़ा ही होगा रेशियो कि कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ कैपिटल लेकर के आते हैं, एबीसी कुछ कैपिटल लेकर के आए, उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और जो उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें होता था जनरली इन द सेम रेशियो इन विच दे आर कैरिंग देयर कैपिटल। सो ये इस तरीके से आपने इतना पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देखेंगे। ठीक है जी, तो रेशियो को समझते हैं, क्या होता है रेशियो। चलिए, तो क्या होता है ये? इट इज द कंपैरिजन ऑफ two or more same kind of quantities which are in same unit। तो यहां से एक चीज तो समझ में आई कि हम कंपैरिजन को ही क्या कहते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा, मतलब जनरली हमारे सिलेबस में 2 है, लेकिन जैसे पार्टनर्स की मैंने बात की थी, वहां 3 पार्टनर 4 पार्टनर ऐसे होते थे, तो 2 से ज्यादा को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर हमने जनरली 2 को ही कंपेयर किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। दूसरी, उनकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सर कंपेयर तो करेंगे, लेकिन किनको करेंगे? जो क्वांटिटी सेम काइंड है और उनकी यूनिट भी सेम। सबसे पहली क्राइटेरिया क्या बना कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सर कुछ समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, हमने 200 ग्राम्स ले लिया और 3 केजी ले लिया। सर ये दोनों क्वांटिटी, अब एक बताओ, ग्राम और केजी ये किसकी क्वांटिटी है? सर मास की है। दोनों ही किसकी क्वांटिटी है? मास की है। तो सर सेम काइंड है। ठीक, अब आती है बात सेम यूनिट पर। सर क्या ये सेम यूनिट में है? नहीं जी सर, ये ग्राम है और ये केजी है। तो अब इनको हम सेम यूनिट में बनाएंगे। अब सेम यूनिट में बनाते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा जो भी ग्रेटर क्वांटिटी है, अब ग्राम और केजी में ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी है? केजी। तो केजी को हम ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी पर लेकर के आएंगे। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? सर 1000 होते हैं। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है जी, कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। डन जी। तो अब अगर हम यहां देखें, ये 200 ग्राम्स रहेगा, ये 3000 केजी हो जाएगा। सर जब रेशियो, ये भी सॉरी ग्राम हो जाएगा, ये भी ग्राम से ग्राम कट होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 से कट करेंगे, सर कितना आएगा? ये 15। तो रेशियो कितना मिल गया फाइनली? 1:15। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कंपेयर तो करना है,
लेकिन किनको कंपेयर कर सकते हैं? जो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी हो और जिनकी यूनिट भी सेम हो। ठीक है जी, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी तो थी क्योंकि दोनों मास की क्वांटिटी हैं, बट इनकी यूनिट सेम नहीं थी तो हमने यूनिट को सेम बनाया और मैंने इसमें बताया फॉलो क्या करेंगे, ग्रेटर क्वांटिटी को स्मॉलर पे लेकर के आएंगे। ठीक है जी सर, इतना तो समझ आ गया। सर एक एग्जांपल और बता दो। सर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सर एक बात बताइए, अगर हमें दिया है 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर, 2 क्या दिए? मीटर। सर दोनों ही क्वांटिटी किसकी हैं? सर लेंथ की हैं। तो सेम काइंड है, दोनों ही क्वांटिटी है, लेंथ की सेम काइंड है, यस सर। बट क्या इनकी यूनिट सेम है? नहीं सर, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। आप जानते हो इनमें से ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी, यूनिट कौन सी है? मीटर। तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप इसको 100, तो ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसका जब रेशियो निकालेंगे तो फिर को शॉर्टेस्ट फॉर्म में, 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा, 5 2 जा, यानी फाइनल रेशियो हो गया 1:2। तो ये मैं नोट में भी बताऊंगा। तो रेशियो जो लिखा जाता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में 5:10 नहीं लिखेंगे हम, उसको क्या लिखेंगे? 1:2। जब तक वो किसी कॉमन मल्टीप्लायर से कट होते रहते हैं तो उनको हम कट करते रहते हैं। तो ये इसका रेशियो होगा फाइनली 1:2। और एक चीज और आप नोट कर रहे होंगे, जो यूनिट है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, यानी जो रेशियो आएगा वो यूनिट फ्री भी आएगा। तो इसके अगर मैं बताऊं 4 पॉइंट यहीं से निकल के आते हैं कि कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज होता है, पहला कंपेयर करते हैं, दूसरा सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, तीसरा उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए, चौथा रेशियो लीस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और नेक्स्ट आपका रेशियो जो होता है वो ऑलवेज यूनिट फ्री होता है। ये बात समझ आ रही है जी? ठीक है सर, तो ये क्या होता है आपका? यूनिट फ्री होता है। ठीक है, अब मैं देखो रेशियो को लिखते कैसे हैं। रेशियो कैन बी रिटन एज, लिखते कैसे हैं सर? A:B, A:B। रेशियो को लिखा कैसे जाता है? A:B। अब A जो है इसको हम या तो इसकी फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? फर्स्ट टर्म, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक, और या इसी को हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूमरेटर। यानी पहली टर्म को, जो ए है, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट और न्यूमरेटर, ये जो टर्म, ये जो वर्ड आया, ये न्यू वर्ड आया। फर्स्ट टर्म ठीक है, न्यूमरेटर ठीक है, एंटीसीडेंट, इसका दूसरा पहला नाम क्या है? एंटीसीडेंट। सर बी को जो बोलते हैं, या तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? सर डिनोमिनेटर। एक वर्ड का नाम यह आया कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सेकंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट या डिनोमिनेटर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्सिक्वेंट। तो एग्जाम में एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों वर्ड तो याद रह जाते हैं, पर कंफ्यूजन हो जाता है, सर एंटीसीडेंट कौन सा था, कॉन्सिक्वेंट कौन सा था। तो आप सारे बच्चे अकाउंट्स के हैं, जो नॉन अकाउंट्स के हैं, वो भी जानते हैं इसको क्या लिखते हैं हम? AC। तो A फॉर एंटीसीडेंट और C फॉर कॉन्सिक्वेंट। तो यानी पहला क्या होता है? एंटीसीडेंट, और बाद वाला क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। यानी न्यूमरेटर में एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर में कॉन्सिक्वेंट। दोनों तरीके से याद रख सकते हैं सर। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप, हमें आता भी है कंफ्यूजन, तो हमें लॉजिक से याद रहेगा कि फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट, क्योंकि AC अकाउंट से याद रहेगा, और बाद वाला C फॉर कॉन्सिक्वेंट है। तो ये रेशियो को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो अभी तक जो मैंने बताया कि रेशियो कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज विच आर इन द सेम यूनिट। दूसरा, उसको लिखते कैसे हैं? A:B। ए को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म
और एंटीसीडेंट और न्यूमरेटर और बी को बोलते हैं हम सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट और डिनोमिनेटर। ठीक है जी। चलिए सर, अब इसमें कुछ यहां पर आप नोट्स डालेंगे, कुछ चीजें नोट्स में आप याद रखेंगे, बेसिक चीजें हैं नोट्स में। सबसे पहला जो मैं बता भी चुका हूं एक्सप्लेन, रेशियो should be in least form। लीस्ट फॉर्म, लीस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट फॉर्म, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब रेशियो को हमेशा लीस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सबसे छोटी फॉर्म में। जब तक वो किसी कॉमन नंबर से कट होते जाएंगे, हम उसको कट करते जाएंगे, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब एग्जांपल से समझे, सर अगर हमें 20:30 दे दिया तो क्या यहाँ रेशियो लिख सकते हैं? नो। अभी अगर हम देखें तो 10 से कट हो रहे हैं, तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी सर? 2:3 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये 10 इनका कॉमन मल्टीप्लायर था, तो उससे हमने इसको कट कर दिया है। सर दूसरा पॉइंट, रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री, यूनिट फ्री कर चुके। रेशियो जब हमने लिया था 20 ग्राम 30 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो ये मैं बता चुका हूं, रेशियो क्या रहेगा? ऑलवेज यूनिट फ्री रहेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर होता है। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल की जरूरत है, तो मैं बता देता हूं। जब हम अगर 20 ग्राम और 50 ग्राम का रेशियो निकालते, तो ग्राम से ग्राम कट होता, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फाइनली क्या मिलता? 2:5। अब ये यूनिट फ्री हो गया है। ठीक है, ये बात जी, जी सर बिल्कुल समझ में आ गई है। तो यूनिट फ्री होता है और शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी उसको हमें लिखना है। चलिए जी, नोट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 3। the order of terms of order of terms in ratio, order of terms in ratio is important। मतलब अभी हम टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म, टर्म क्या? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब 2:3, एग्जाम्पल से समझे, 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। यहां पर ये एंटीसीडेंट है और ये हमारा क्या है जी? कॉन्सिक्वेंट। अब यहां उल्टा क्या हो गया? ए बन गया एंटीसीडेंट, बी बन गया, 2 बन गया सॉरी, कॉन्सिक्वेंट। तो अब इसको हम इसके इक्वल नहीं कर सकते, यानी हम ऑर्डर चेंज कर दें तो दोनों का सेम रेशियो, दोनों को सेम रेशियो नहीं कह सकते। तो इसमें हमारा टर्म का जो ऑर्डर है, टर्म जो रेशियो की है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम नहीं होता है। चौथा पॉइंट हमारा है, एक आता है वर्ड कमेंसुरेबल। कमेंसुरेबल, कमेंसुरेबल रेशियो, कमेंसुरेबल रेशियो का मतलब क्या होता है जी? इफ टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर इंटीजर, then it is called commensurable। तब उसको क्या कह देते हैं हम? commensurable। सर इंटीजर का मतलब? सर नंबर्स होने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स, कंप्लीट नंबर होने चाहिए, तो हम क्या कह देते हैं उसको? commensurable। सर फॉर एग्जांपल
जैसे 2:3 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सर 5:7 लिखा, सर 5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। तो ये सारे ये इन रेशियोज को क्या कह लेंगे हम? कमेंसुरेबल। दूसरा इसी में आता है इनकमेंसुरेबल। क्या आता है जी? इनकमेंसुरेबल रेशियो। अब इसमें क्या होगा जी इनकमेंसुरेबल में? जब उसकी टर्म्स, इफ टर्म्स अदरवाइज, शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं अदरवाइज। हालांकि मैं बताऊं, इफ टर्म्स ऑफ ए रेशियो आर नॉट इंटीजर, यानी इसमें क्या होगा? नॉट इंटीजर, यानी उसकी टर्म्स अब इंटीजर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने सर लिख दिया √3:√2। अब √2 तो नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकमेंसुरेबल रेशियो। जैसे हमने लिख दिया π/3। अब पाई जो होता है आप जानते हो क्या होता है? इरेशनल होता है। ये रैशनल नहीं होता है। 22/7 मत समझना, ये उसकी मतलब एक फॉर्म लिखी हुई है 22/7, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पाई तो है नहीं ऑल्दो इस सिलेबस में, तो हमें देखना जब भी रूट वगैरह आ जाएंगे, 3 की पावर 1 दे दिया, 2 की पावर 1/4 दे दिया, तो इंटीजर अब नहीं है। नहीं है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? इनकमेंसुरेबल रेशियो। क्या बोल देंगे जी? इनकमेंसुरेबल। डन। सर एक कभी कभी बच्चे पूछते हैं, सर अगर √9:√16 हो तो? सर 9 का रूट आप जानते क्या होगा? 3 होगा। 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4। सर सॉल्व करने के बाद तो इंटीजर मिल रहा है ना। जब सॉल्व करने के बाद इंटीजर मिल रहा है तो मतलब ये क्या है? कमेंसुरेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर? कमेंसुरेबल हो जाएगा। अगर उसको हम सॉल्व करके नई इंटीजर बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो इनकमेंसुरेबल है। ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो कमेंसुरेबल शॉर्ट फॉर्म में समझे तो कमेंसुरेबल का मतलब अगर न्यूमरेट आपका एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों ही इंटीजर है, कमेंसुरेबल है, दोनों में से दोनों ही इंटीजर नहीं है या कोई एक इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब वो इनकमेंसुरेबल है। ठीक है, सिंपल। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आना है, इसका डायरेक्ट यूज तो कुछ नहीं होना है, बट आपसे हो सकता है एक रेशियो लिख दे, पहले पूछ लेगा इज व्हाट इट इज कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल। तो बेसिकली ये हमसे उसमें पूछ सकता है। आई होप ये नोट हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 5। अब इसमें आ जाता है इफ, जो हमने रेशियो लिया है, मतलब जो रेशियो A/B लिया था, अगर हमारा A ग्रेटर देन B हो जाए, A ग्रेटर देन B हो जाए, मतलब हमारा एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इसको बोल देते हैं हम ग्रेटर इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे जी इसको? ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक। और अगर ऐसा हो गया सर A लेस देन B हो गया, यानी एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, तो इसको बोल देंगे हम लेस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। सर दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। यस सर, दोनों इक्वल, तो इसको बोल देंगे हम इक्वालिटी। मतलब सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें ऐसा दे दिया 5:7, अब 5:7 में 5 क्या है जी? लेस देन 7 है, यानी एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, तो हम क्या बोल देंगे इसको? लेस इनइक्वालिटी। ये रेशियो आपका क्या कहलाएगा? लेस इनइक्वालिटी। क्लियर होता है जी? तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी में जनरली इसको पूछ सकता है, सर ये क्या होते हैं? ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी या आपका इक्वालिटी। तो ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में से कौन सा ग्रेटर है? एंटीसीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एंटीसीडेंट ग्रेटर है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी, एंटीसीडेंट स्मॉलर है तो लेस इनइक्वालिटी, इक्वल है तो इक्वालिटी। ठीक है जी, तो ये हमारा यहां तक 5 पॉइंट्स थे यहां पर। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किए। अभी किसी में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बताइए। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं इनको सम अप कर देता हूं। तो हमने क्या किया, अभी रेशियो किया। रेशियो में हमने क्या किया कि ये कंपैरिजन ऑफ टू सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी विच आर इन सेम यूनिट। कंपैरिजन कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी का कर रहे हैं जो कि सेम यूनिट में होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यूनिट फ्री होता है वो। कमेंसुरेबल के लिए इंटीजर होने चाहिए दोनों नंबर, ठीक। और इनकमेंसुरेबल के लिए कोई एक भी अगर उनमें से इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इनकमेंसुरेबल बोल देते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर रेशियो का इंपॉर्टेंट होता है। 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:2। और लास्ट में हमने किया कि एंटीसीडेंट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, एंटीसीडेंट स्मॉलर है तो लेस इनइक्वालिटी, और इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों इक्वल हैं देन इट इज इक्वालिटी। तो अभी तक हमने इतना ही किया है। ठीक है, यही इसकी समरी है। चलिए, इसके साथ में कुछ फॉर्मूलाज भी हमारे होते हैं इसमें। कुछ फॉर्मूलाज हम इसमें करेंगे रेशियो के। सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका ऑफ ए इज टू बी। इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। सर इनवर्स का मतलब क्या होता है जी, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है जी। तो ए इज टू बी का उल्टा क्या हो जाएगा सर, बी इज टू ए हो जाएगा। मतलब जो एंटीसीडेंट है वो कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, और जो कॉन्सिक्वेंट है वो क्या बन जाएगा, एंटीसीडेंट बन जाएगा। सर ये आपने इक्वल लिखे ना, इनवर्स ऑफ दिस रेशियो इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल नहीं लिखा है। तो इनवर्स रेशियो ऑफ इज टू बी, बी इज टू ए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक 2:3 रेशियो दिया है, सर इसका आपसे कहूं कि मैं इनवर्स कर दो, क्या कर दो जी, इनवर्स कर दो, तो इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 3:2 हो जाएगा। यानी उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इनवर्स मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई है आपको। ठीक है जी, तो पहला फॉर्मूला होता है इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। सर दूसरा फॉर्मूला, सर डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। तो ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर होगा। यानी जो भी रेशियो दिया है उसी की टर्म्स का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाता है, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, क्या मिल जाएगा उसका, डुप्लीकेट रेशियो। सर फॉर एग्जाम्पल, सर अगर हमने 3:5 लिया और उसका हम चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट रेशियो कर दें, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं डुप्लीकेट रेशियो, डी आर, इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, डी आर, डुप्लीकेट रेशियो। सो क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर। सो क्या मिल जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर सर 25। सर याद नहीं है 5 का स्क्वायर, तो क्या करें सर, कैलकुलेटर है ना, 5 इंटू 5 करेंगे। सर 3 का स्क्वायर याद नहीं है, क्योंकि नंबर एग्जाम में हो सकता है सर 13 आ जाए, सर 113 आ गया, 113 आ गया, तो सर कैसे स्क्वायर करेंगे, सर कैलकुलेटर है ना, तो 113 इंटू 113 कर लेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, और वैसे मैं इसकी ट्रिक्स बताऊंगा जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा, तो कई बार हमें करने की जरूरत नहीं, हम कैलकुलेटर से उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सारे मेथड है, आंसर आपके सामने होगा तो आप वेरीफाई भी तो कर सकते हो, और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम वेरीफाई ही करते हैं। ठीक है जी, चलिए, और ये आपका आ जाता है तीसरा फॉर्मूला, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी।
सर डुप्लीकेट में स्क्वायर किया तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे सर, क्यूब करेंगे सर, क्या करेंगे जी, क्यूब कर देंगे। तो दोनों टर्म्स का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। सर समझे नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। सर 2:3 का हमने ट्रिप्लीकेट करना है, TR ट्रिप्लीकेट करना है सर, ट्रिप्लीकेट। सो 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब। सर क्या मिलेगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। कैलकुलेटर से 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना मिल जाएगा जी 27। तो अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ये कैलकुलेशन तो मैं बता दूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 एग्जैक्टली नहीं करते हैं हम, ऐसी क्वेश्चन में बेसिकली जो करते हैं 2 टाइप करेंगे, इनटू प्रेस करेंगे, 2 3 जितनी पावर करनी हो, एक आगे से पावर 3 करनी, 2 से स्टार्ट कर दो काउंट करना 2। तो ये कमांड मैं आपको समझाऊंगा। 3 का क्यूब करना था मान, तो 3 टाइप किया, इनटू प्रेस किया। की काउंटिंग जो याद रखनी है वो किससे शुरू करनी है हमें, 2 से। तो 2 3 क्योंकि 3 थी तो 3 करके तो सर 27। सर 5 करनी होती तो कहां से स्टार्ट, सर 3 टाइप करते, इनटू प्रेस ऐसे करेंगे 2 3 4 5 3 आ जाएगा। तो इसमें एक्टिव होती है तो इनटू प्रेस करके इक्वल की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करते हैं, कहां तक, जहां तक हमें पावर गिवन है। तो ऐसी कमांड हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना 2 टू 2 इंटू 2 बार बार टाइप करेंगे, नो, इनके सबके लिए कमांड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अभी हमने 3 फॉर्मूले किए, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर दो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो, और ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब कर दो। ऑल्दो इसके मैथमेटिकल मतलब कुछ और भी होते हैं, पर हमें उतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा एग्जाम में। नंबर 4, सर सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B। सर अब आ गया सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसको हम SDR भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एज टू बी। डुप्लीकेट में क्या किया सर हमने, स्क्वायर किया, तो यहां क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे हम, स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था तो यहां क्या कर ले लेंगे, स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल सर अगर हमें 16:25 दिया हुआ है और हमसे उसका पूछ ले सब डुप्लीकेट रेशियो, तो हम क्या करते हैं सर, √16:√25। सर वैसे तो ये याद होता है, नहीं याद होगा तो आप कैलकुलेटर में क्या टाइप करेंगे, 16 सर रूट का बटन है ना, टाइप करेंगे 4। तो मैंने बताया था जैसे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम तो यहां पर कैलकुलेटर पर छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो गया 4:5। तो ये हो गया हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट का मतलब आपको स्क्वायर रूट करना है। नंबर 5, सर सब ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट भी आएगा, तो सब ट्रिप्लीकेट सर वो क्या हो जाएगा, सर क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। सर जो भी रेशियो दिया हुआ है उसका अब हम क्यूब रूट ले लेंगे। सर ये थोड़ा सा खतरनाक है सर, रूट का बटन तो कैलकुलेटर में होता नहीं है। सर जो रूट का बटन नहीं है कैलकुलेटर में उसकी कमांड बताएंगे, ठीक है। पर अभी मैं सिर्फ एग्जांपल से बना रहा हूं। सपोज करो 8:27 है और हमें इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो STR करना है, ये STR हो गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सर 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2। सर 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3। सर इतना तो सब जानते हैं ना, उल्टा समझ लो है। सर मिल जाएगा, अभी तो कमांड बताई आपने, मिल रहा है सर, मिल जाएगा। सर क्यूब रूट निकालना नहीं आता, कोई बात नहीं, क्यूब करना तो बताया, तो सर उसी को यूज कर लेंगे। तो हमें तो आंसर तो गिवन होगा ना ऑप्शन में। तो 2 का क्यूब करने अगर हमें 8 मिल रहा है मतलब आंसर करेक्ट है, नहीं मिल रहा है तो रिजेक्ट करो, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है।
ऑल्दो मैं इसके क्यूब रूट की कमांड भी आपको बताऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में सारी कमांड आपको बता दी जाए, एक ही क्लास में सब कुछ धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, तो वो याद भी रहती है और समझ भी आता है उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। और एक फॉर्मूला और है हमारा 6, कंपाउंड और कंबाइंड रेशियो, कंपाउंड और कंबाइंड रेशियो ऑफ A is to B, C is to D and E is to F। मैंने तीन ही लिए, 3 4 5। एग्जाम में जनरली 4 से कम का कंपाउंडिंग नहीं आया, 4 5 6 तक भी दे देता है। तो जितने भी कंपाउंडिंग है, जिन रेशियो की भी कंपाउंडिंग करनी है हमें, जस्ट हमें उन्हें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। A बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। अगर इसके आगे भी कोई और होता तो हम उनको भी मल्टीप्लाई कर देते। यानी अगर इसका हम शॉर्ट चीज बनाना चाहें तो कंपाउंड और कंबाइंड रेशियो जो हो जाएगा वो एग्जैक्टली एक्चुअली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशियोज। तो यहां से ये फॉर्मूला भी बन गया ना, हम सबको क्या कर लेंगे सर, प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। यहां पर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझा देता हूं। सपोज करो हमने, मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका। सपोज करो हमें दिया हुआ है A is to B equals to 2 is to 3, C is to D equals to 4 is to 5 and D is to F। हमें दिया है 6 is to 7। ये 3 रेशियो दिए हुए थे। हालांकि एग्जाम में ऐसा एस टू भी नहीं देता, आपको जो रेशियो देता है 2 is to 3, 4 is to 5, 6 is to 7। इनका हमने निकालना था जी कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो, शॉर्ट में ले दूं CR, कंपाउंड। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, कंपाउंड रेशियो। क्या निकालना था हमें इसका, कंपाउंड रेशियो। सर क्या बताया कंपाउंड रेशियो का मतलब, जितने भी रेशियो दिए सबको मल्टीप्लाई कर दो। सर 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। सर यही करना होगा, सर हाँ जी यही करना होगा। तो अब इसमें हम इस चीज को करते कैसे हैं, अब यहां पर आपकी पहली आती है कैलकुलेटर ट्रिक। फर्स्ट पहली कैलकुलेटर ट्रिक आती है, सर पहले मैं लिख के बताता हूं फिर टाइप करके बताता हूं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो करते क्या, 2 डिवाइड 3, फिर क्या है इंटू 4 डिवाइड 5, फिर क्या है इंटू 6 डिवाइड 7। देखो इसको डायरेक्टली तो सॉल्व आप कर ही सकते थे, 3 2 जा से, ठीक है, बाकी कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो आप क्या कर देते इसका 4 2 जा 8 2 जा 16 इस टू 35, ये तो कर ही सकते थे। लेकिन नंबर कई बार ज्यादा आगे बड़े बड़े आ गए या ज्यादा रेशियो दे दे तो हम कटवट करने के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कैलकुलेटर से उसको वेरीफाई करेंगे। तो अब इसको करने का तरीका समझ लो। तो हमने करना क्या था जी, हमें जो दिया हुआ है 2 डिवाइड 3, ध्यान रखना कैलकुलेटर जब भी यूज करें हम एक बार ग्रीन जरूर प्रेस करते ताकि मेमोरी में कुछ भी है तो वो इरेज हो जाए। तो हम क्या करते 2 डिवाइड 3 इंटू 4 डिवाइड 5 इंटू 6 डिवाइड 7 इक्वल कर दो। तो आपको क्या मिला इसका फाइनल आंसर 0.457। आप इसकी 3 डिजिट, कम से कम 3 डिजिट आप या तो याद रख सकते हैं तो याद रखिए, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन पेपर पर लिख लो। वो मैं क्यों बोल रहा हूं,
सर मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करता। अब मैं क्या करता, इसके ऑप्शन में यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है बोल दो। ऑप्शन ए दिया हुआ था जी इसमें 4:13, बी दिया हुआ था इसका 7:8, सी ऑप्शन दिया हुआ था सर इसका 2:7 और डी ऑप्शन दिया था 16:35। तो सर ये जो नंबर आया इसको मैं बारी बारी से कैलकुलेटर से वेरीफाई करता। सर 4/13 में करूं, क्या मुझे ये मिला 0.457? नहीं मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा है तो इस ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे। सर 7/8 करूं, सर नहीं मिल रहा है, रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा सर 2/7, ऑल्दो आंसर पता है लेकिन वेरीफाई कर रहे हैं, सर नहीं मिल रहा है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। सर जब पहले तीन ऑप्शन अगर नहीं आए तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, तो एग्जाम में तो फोर्थ को फिर टिक कर देना, लेकिन अभी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या मिलता है। 16/35 सर बिल्कुल 0.457 और उसके आगे वाली डिजिट भी हमारी मैच हो रही है। तो इस तरीके की हम कैलकुलेटर ट्रिक इसमें सीखेंगे। तो ये मेरी हमारी आज इसके लिए थी, कंपाउंड रेशियो के लिए थी ये कैलकुलेटर ट्रिक 1, जिसको हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट, ये सब मैंने लिखा कुछ नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली ये नंबर देखते 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7 ये नंबर मिलता, इसको हम नोट कर लेते, याद रखते। पहला ऑप्शन डिवाइड करते मैच कराते, दूसरा डिवाइड करते मैच कराते, तीसरा डिवाइड करते मैच कराते, जिधर मैच हो जाएगा उधर ही आंसर, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसे कहते हैं रिवर्स मेथड, यानी आंसर की हेल्प से जो सॉरी ऑप्शन की हेल्प से हम आंसर को मैच कर रहे हैं। ठीक है जी। एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों को, सर राउंड ऑफ करें? सर जब आप आंसर से मैच करा रहे होगे तो राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली डिजिट मैच होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसमें राउंड ऑफ नहीं करना है। चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 था कंपाउंड का, कंपाउंड रेशियो का। आई थिंक इसकी कैलकुलेशन ट्रिक भी समझ में आ गई, क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। 5-5, 6-6 रेशियो उसने दिए, उनका कंपाउंड रेशियो पूछा हुआ है, तो वहां पर हम इस ट्रिक से विद इन ए मिनट आप आंसर उसका सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी, एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, फॉर्मूला तो नहीं एग्जैक्टली कहेंगे उसको, वही कॉन्सेप्ट है हमारा। किसके लिए? ये है मिक्सर के लिए। जब हम चीजों को मिक्स करेंगे, या इसी को हम अलाइगेशन भी बोल देते हैं, मिक्स करेंगे, मतलब ये छोड़ दो इसको वर्ड को, मिक्सर, यानी दो चीजों को जब हम मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है किसका? मिक्सर का या अलाइगेशन का। ये क्या कहता है जी, मैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाता हूं। सपोज करो हमारे पास एक राइस 1 है, राइस 1 जिसकी प्राइस है जी 55 रुपीज पर केजी, ये राइस 1 है। एक राइस था हमारे पास राइस 2 जिसकी प्राइस थी जी 73 रुपीज पर केजी। सर ये दो राइस थे, दो राइस अलग अलग बोरे में पड़े हुए। मैंने आपको एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा आप इधर आओ, इन दोनों बोरे में से राइस निकालो और उनको मिक्स करके मुझे एक ऐसा मिक्सर तैयार करके दो, ऐसा मिश्रण तैयार करके दो जिसकी प्राइस जी क्या आ जाए, जिसकी प्राइस जी क्या आ जाए कि आपकी जो प्राइस आ जाए वो 65 रुपीज आ जाए। कितना आ जाए जी? 65 रुपीज पर केजी। अब मैंने कहा बताओ बेटा जरा, पहला राइस 1 कितना केजी लेने वाले हो, राइस 2 कितना केजी लेने वाले हो, या किस रेशियो में, एक्चुअली यहां तो एग्जाम में पूछेगा किस रेशियो में आप इनको मिक्स करोगे, किस रेशियो में इसको मिक्स करोगे। तो इसमें क्या होता है जी, 65 पर केजी ये जो आई हमारी, ये हमने इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों को मिक्स किया तो ये बना। ठीक है जी, तो इसको कह देते हैं हम एवरेज प्राइस। ये क्या होगी यहां पर? एवरेज प्राइस, या एवरेज कुछ और भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम एवरेज क्वांटिटी। अब रेशियो कैसे निकालते हैं जी, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो। सर 73 माइनस 65, 73 माइनस 65 सर कितना आया? 8।
और इन दोनों का डिफरेंस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिफरेंस, या इसको डिफरेंस ना बोल के एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस। यानी हमें साइन क्या लेना है, ऑलवेज पॉजिटिव। 73 बड़ा था, 65 माइनस कर दिया। अब ये 55 तो छोटा है, तो 65 से 55 को माइनस कर लेंगे, यानी हमें विदाउट साइन पॉजिटिव लेना है, एब्सोल्यूटली लेना है। तो 65 माइनस 55 सर होगा 10। सर ये जो रेशियो आ तो रहा है 8:7, क्या ये लिस्ट फॉर्म पर है? लिस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है? सर नहीं है, 2 से कट कर दो। सर कितना आया? सर 4:5। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, अब हम बता देंगे कि सर राइस 1:2 राइस 2 का रेशियो क्या होना चाहिए, 4:5। अगर 4 बोरे आपने पहले वाले का लिया तो 5 बोरे आपको बाद वाले का। बोरी बोरिया केजी आप समझते, 4 केजी अगर आपने पहला लिया है तो 5 केजी आप दूसरा लेंगे। सर एवरेज उनका निकालेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 65 रुपीज पर केजी। नहीं समझ में आ रहा है तो सब देख सकते हो, अगर हमने 4 किलो लिया कितना, 55 रुपीज वाला, ठीक, मेमोरी प्लस, और 5 किलो लिया हमने 73 वाला, एमआरसी किया। सर इसको डिवाइड करें किससे, सर कितना केजी, 9 केजी हो गया, डिवाइड कर दिया 9 से। सर एवरेज प्राइस कितनी आ गई, 65 रुपीज पर केजी। तो ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है बेसिकली, जिन बच्चों ने 11th में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज मीन या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n1 x1 प्लस n2 x2, x2 मीन्स अपॉन में n1 प्लस n2 मीन। ये फॉर्मूला उसी से ड्राइव हुआ जी, इधर होता था हमारा कंबाइंड मीन, तो ये उसी से, इसलिए यहां पर हम क्या लेते हैं, एवरेज प्राइस लेते हैं। सर इसमें होता क्या है, अब एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही आया है कि आपको ये तीनों प्राइस, ये प्राइस जो मिक्स कर रहे हैं दे देगा, एवरेज प्राइस दे देगा, आपसे पूछेगा रेशियो। लेकिन कभी कभी क्या किया उसने, ये दोनों दे दिए हैं, रेशियो दे दिया है, आपसे एवरेज प्राइस भी पूछ सकता है, एवरेज प्राइस भी पूछ सकता है। मतलब अब देखा जाए तो उनमें से या तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, लेकिन 2 ही तरह का क्वेश्चन जनरली इसमें आया है, या तो रेशियो पूछा है या रेशियो गिवन है तो आपसे एवरेज प्राइस पूछा गया है। तो ये था जी हमारा 7th फॉर्मूला, जिसको कहते हैं मिक्सर, मिक्स करना। अगर इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करें हम, तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अगर हमने ए और बी को मिक्स करके एक एक्स वाला सी बना लो, सी एवरेज हमारा आया क्या, सी, तो इधर क्या लिखेंगे सर, बी माइनस सी मोड में, मोड का मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस, और इधर क्या ले देंगे, ए माइनस सी मोड में, यानी इसको विदाउट साइन लेंगे, यही आपका रेशियो मिलता है। एक कंफ्यूजन इसमें और होता है, सर ये जो रेशियो है, जब राइस हमने डिफरेंस ऐसे लिया, बट ये जो आई वैल्यू राइस 1 की थी, डिफरेंस ऐसे लिया, लेकिन ये जो वैल्यू आई वो राइस 2 की है, इसलिए रेशियो राइस 1 राइस 2 जो होगा, जो राइस 1 के नीचे का राइस 1 है और जो राइस 2 के नीचे लिखा है वो राइस 2 है। एक चीज और आप नोट करोगे यहां पर, जो एवरेज प्राइस है वो क्या होनी चाहिए हमेशा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मिडल में होगी, बिटवीन एनीवेयर, कहीं भी हो, 55 और 73 के बीच में हो सकता है, हो पॉसिबल ही ये है। आप सोचो कि 55 और 73 का मिक्सर तैयार करो और कहो सर 45 केजी का निकाल दो पर केजी एवरेज, सर पॉसिबल ही नहीं है, वो इससे कम हो गया। आप कहो सर 75 पर केजी का बना दो, सर पॉसिबल ही नहीं है, वो इधर चला गया। तो ये जो एवरेज प्राइस होती है वो लाइज करती है किसमें, इन दोनों के बीच में। ठीक, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यानी कि अगर ये ज्यादा कहीं इन दोनों के बाहर दे दिया तो हम कह देंगे कांट बी डिटरमिन्ड, या कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये तीनों प्राइस हैं, ये भी प्राइस थी, ये भी प्राइस थी, तो एवरेज भी क्या होनी चाहिए सर, प्राइस ही होनी चाहिए। यानी इन तीनों क्वांटिटी का सेम काइंड होना बहुत जरूरी है। सर यहां कॉस्ट दे दी, यहां कॉस्ट दे दी, क्या यहां प्राइस लिख सकते हैं, नो, यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ही लिखना पड़ेगा। अगर यहां प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट है, तो यहां भी क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ही लिखेंगे। तो इन तीनों का सेम काइंड होना भी जरूरी है फॉर मिक्सर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ये दोनों दे देगा कॉस्ट और यहां पर दे देगा एक्चुअली सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से आपको पहले किस पे लाना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पर लाना पड़ेगा,
तब आप मिक्सर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। आई रिपीट इट अगेन। पहली बात, ये क्वांटिटी इन दोनों के बीच में होगी। दूसरी चीज, ये तीनों क्वांटिटी यानी जो हम जिनको मिक्स कर रहे हैं और जो उनकी एवरेज है, उन तीनों का सेम काइंड होना जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, यहां पर प्राइस है, ये प्राइस है, तो ये भी प्राइस ही होना चाहिए। सर ये दोनों राइस की प्राइस थी, सर ये मतलब प्राइस थी और ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, सर नहीं हो सकता। सर यहाँ पर दोनों जगह कॉस्ट है, यहाँ सेल दे दी, नहीं हो सकता। ये तीनों को ये कॉस्ट तो ये भी कॉस्ट ही होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन मिक्सर के लिए आपको जरूर से ध्यान रखनी होगी, तभी हम मिक्सर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी है। अभी हमने इसमें कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स करेंगे। ठीक है, एक ट्रिक है हमारी, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हमारी कैलकुलेटर ट्रिक 2 बता देता हूं मैं इसी में। ये हमारी हो जाएगी जी कैलकुलेटर ट्रिक 2। कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं, मैं हमें कह देगा, एग्जाम्पल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। कौन सा सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है। रेशियो क्या दिए हैं जी, 3:1/4 इज टू 5:1/3। नेक्स्ट रेशियो दिया हमें 7:1/2 इज टू 8:1/5। और लास्ट में दिया है 3:7 3.7 इज टू 5:4। ये 3 रेशियो दिए हुए थे जी हमें। हमें बताना है इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा। तो इसके पहले एक ट्रिक कैलकुलेशन ट्रिक जो आएगी वो यहां आएगी। आपको ध्यान रखना, एक हम कमांड बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा, उसको कैसे सॉल्व करें। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ही है, तो इसके लिए कमांड आपको याद रखनी है। क्या कमांड है जी, सबसे पहला स्टेप सॉल्व डिनोमिनेटर। कहां से स्टार्ट करना है जी, डिनोमिनेटर से, और मैंने वर्ड यूज किया सॉल्व। जैसे जो भी दिया हुआ है डिनोमिनेटर सबको सॉल्व कर लो। दूसरा स्टेप है जी प्रेस एम प्लस। एक बटन आपका कैलकुलेटर में होता है मेमोरी प्लस का, उसको प्रेस कर देंगे, यहाँ पर इक्वल प्लस इक्वल लिखा होता है इसमें। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी प्लस। ठीक है, और तीसरा स्टेप है आपका सॉल्व न्यूमरेटर। चौथा स्टेप हो जाएगा आपका प्रेस डिवीजन। और पांचवा स्टेप हो जाएगा आपका प्रेस एमआरसी। एक एमआरसी मेमोरी रिकॉल का बटन होता है 2 टाइम्स। एंड छठा स्टेप में आप कर देंगे प्रेस इक्वल। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और इक्वल एक ही बार प्रेस करना है, उसके बाद नहीं करना है। जहां ज्यादा प्रेस होगा मैं बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये कमांड है हमारी। अब इस कमांड को हम इस पर कैसे अप्लाई करेंगे समझो। अगर ये लिखा होता, पहले एक बात बताओ, 3:1/4 का मतलब क्या है। सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसका मतलब हम जाते हैं 3 + 1/4 होता है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा जी 5 + 1/3 हो जाएगा। यही होगा, अरे यही होगा। सर अब हमें इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप तो ये आपने नोट कर लिए होंगे। सबसे पहला कहां से शुरू करेंगे, डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में हमें 5 + 1/3 सॉल्व करना है, 5 + 1/3। तो क्या करेंगे जी, पहले आप स्टेप नोट कर लीजिए, ये स्टेप जरूर से आने चाहिए। ठीक है, तो 6 स्टेप है। तो अब हम क्या करते जी, इसमें 5 + 1/3 हमें सॉल्व
करना है। तो मैं इसको बताता हूं यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे जी, कैलकुलेटर पर 5 तो पहले 1 डिवाइड 3 बॉड मास लो के आप हिसाब से आप जानते हैं, पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन देन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट होता है, सेम अप्लाई होता है अभी। तो कैलकुलेटर पे वही काम करता है, 1 डिवाइड 3 प्लस 5। सर ये जो भी आया इसको मेमोरी में प्लस कर दो, तो ये हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया और इसको हमने किस में कर दिया जी, मेमोरी में प्लस। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है न्यूमरेटर जब आप सॉल्व करेंगे कोई अदर बटन ग्रीन तो स्पेशली नहीं प्रेस करना है, सब इरेज हो जाएगा। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 1 डिवाइड 4 1 डिवाइड 4 प्लस 3, ठीक है। अब उसके बाद आपका न्यूमरेटर भी सॉल्व हो गया। अब आप क्या प्रेस कर देंगे जी, डिवीजन। नेक्स्ट कमांड क्या थी, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, स्टेप 4 क्या था, डिवीजन, फिर क्या था जी एमआरसी 2 बार, फिर क्या था जी इक्वल। तो आपका आंसर फाइनल मिल गया इसका कितना जी, 0.6093। ये वैल्यू आपकी इसकी मिल चुकी है। आई रिपीट इट अगेन, पहले हमने डिनोमिनेटर सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड 3 प्लस 5 मेमोरी प्लस किया, फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड 4 प्लस 3 देन डिवीजन देन एमआरसी 2 टाइम देन इक्वल। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं दूसरी वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं, ये वाली कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर में है 1 डिवाइड 5, तो 1 डिवाइड 5 प्लस 8 मेमोरी प्लस, ये हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया जी, ठीक। अब न्यूमरेटर के लिए 1 डिवाइड 2 प्लस 7 न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, डिवीजन एमआरसी इक्वल। तो आपका इसकी जो वैल्यू मिली है दूसरे वाले की वैल्यू वो मिली 0 पॉइंट, ये फर्स्ट वाला है और हम निकाल रहे हैं सेकंड वाले की वैल्यू, वो मिली आपको 0.9146, ठीक है जी। लास्ट वाला तो डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, उसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की जरूरत, तो क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं करना है डायरेक्ट करेंगे, तो 3.7 डिवाइड 5.4 इक्वल। सर तीसरे वाले की वैल्यू जो मिली है वो मिली है हमें 0.685। सर इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, सेकंड वाली, तो रेशियो सेकंड क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। रेशियो सेकंड क्या हो जाएगा जी, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर की हेल्प से ये सब चीजें सॉल्व करते हैं। अगर एक बार में अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो आप, मैं जो ये कमांड है ये हमेशा रिपीट करता हूँ, मतलब 1 मंथ 2 मंथ तक, तो जब भी ये कैलकुलेटर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आएगा तो मैं पूरे स्टेप बोलता हूँ, सॉल्व डिनोमिनेटर, हाउ टू सॉल्व डिनोमिनेटर वो भी बताता हूँ, प्रेस मेमोरी प्लस डिवीजन एमआरसी इक्वल एंड सो ऑन। तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टाइम एंड टाइम अगेन जब भी यूज होगा मैं रिपीट करता हूँ, मेरी हैबिट में ही है, ठीक है। और धीरे धीरे आपके वो टिप्स पर भी आ जाएगा। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, क्लास में बैठेंगे, तो आप कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे। कैलकुलेटर खरीदते समय सब ध्यान रखें, जीटी वाला बटन जरूर होना चाहिए, एक जीटी, जीटी का मतलब गो टू नहीं होता है, ठीक। बाकी बटन तो नॉर्मली कैलकुलेटर में आते हैं, ठीक। और कई बार बच्चे कुछ कैसियो या दूसरी कंपनी के कैलकुलेटर खरीदते हैं, ये सिंपल वाला ग्रीन बटन वाला जो भी कैलकुलेटर हो बड़ी आसानी से काम करता है, क्योंकि जैसे ही इसमें ग्रीन प्रेस करते हैं सारी मेमोरी को इरेज कर देता है। कुछ दूसरी कंपनीज वालों में ऐसा बटन नहीं होता, तो मेमोरी को हमें इरेज करना होता है, ठीक है। ऑल तो अगर खरीद लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें बताएंगे एमआरसी इक्वल कर दो, वो सब इरेज हो जाती है, तो आदत ही पड़ जाएगी। एवरी टाइम जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको मेमोरी को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट कैलकुलेशन पे जाना है। मतलब क्वेश्चन की ऐसा नहीं कि इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आप कैंसिल उसको चेंज कर दो, जैसे ही नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए जाएंगे तो हम हमेशा मेमोरी को इरेज करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आज इसमें हम इतना करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज 2 ट्रिक सीखी हैं इसमें कैलकुलेशन की। ऐसे ही कुछ और ट्रिक सीखेंगे, जैसे जैसे ट्रिक्स आती जाएंगी, इंडाइसिस में आएंगी, लॉगरिथम में आएंगी, आगे जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी करते हैं वहां पर आएंगी, कुछ स्टैटिस्टिक्स में अलग यूज होती हैं। तो जो जैसे जैसे जिस चैप्टर में जो यूज होगी कैलकुलेशन कमांड, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन ट्रिक बताते रहेंगे।
चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज इतना करते हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बी सेफ, बी हैप्पी, और थोड़ी बहुत पढ़ाई। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई, बाद में तो धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता जाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल।